आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके पहाड़ी खबरनामा और मैं हूं आपका मेजबान महमूद ख्वाजा। जैसे अभी कुछ पल पहले भी हमने डिबेट की है, उसमें 2-3 मुद्दे थे हमारे साथ। मेरे साथ 2 नौजवान चेहरे जुड़े हुए थे, अयाज मुगल साहब थे, अताउल्लाह न्याजी साहब थे। तो अभी जेके पहाड़ी खबरनामा की जो डिबेट है उसमें भी वही चेहरे जो सामने आएंगे और हम मुद्दों पे बात करेंगे, जो कुछ डेवलपमेंट के इशू रहे पीर पंजाल के अंदर, और बात करेंगे, हम कुछ जर्नलिज्म को भी टच करेंगे और जो लीडरशिप है उसकी भी बात करेंगे, और हम 4G की बात भी करेंगे, कोरोना वायरस की बात भी करेंगे। तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो हमारा मुख्तसर है। मैं बिला ताखीर आपसे मिलवाना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं अताउल्लाह न्याजी साहब। अताउल्लाह साहब, आपका खैर मकदम है जेके पहाड़ी खबरनामा के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ अयाज मुगल साहब को। अयाज मुगल साहब भी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयाज साहब, खैर मकदम है आपका जेके पहाड़ी खबरनामा शुक्रिया की इस बहुत सेगमेंट में। बहुत शुक्रिया। तो अयाज साहब, सबसे पहले मैं, वक्त बहुत कम है हमारा, ये 20 से 25 मिनट का प्रोग्राम रहेगा। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, कुछ चंद लाइनें जो बिल्कुल कंसाइज करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे कि जर्नलिज्म क्या है और उसके एथिक्स क्या है और दौरे हाजिर का जर्नलिज्म क्या है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल और ये बड़ा ज़रूरी सवाल भी है और आजकल के माहौल के मुताबिक ये सवाल है। जी जर्नलिज्म जो असल इसकी डेफिनेशन थी वो जी ये था कि इट इज़ लाइक ए ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द पीपल एट द हेम ऑफ अफेयर्स। ये ब्रिज का काम करता था। लेकिन जी आज हमें ये नज़र आता है, क्योंकि ये हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा है, ये जनता की आवाम की आवाज़ रही है, ये खल्क की आवाज़ रही है। खल्क की आवाज़ को इसने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया है और एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों को हमेशा उजागर किया है, उसको जी आईना दिखाया। दया के एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन और जर्नलिज्म दोनों खड़े हैं, ब्रिज ब्रिज जो है वो टूट चुका है, और दरिया के इस तरफ हमारी आवाम बेबस बेसहारा आवाम खड़ी है। वो ना ही आज की जर्नलिज्म उसको आईना दिखा रही है, बल्कि उसका उलट ये हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे जर्नलिस्ट जो हैं उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनको ऑनर्ड किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से उनको जो है तारीफ़ें की जा रही हैं। तो मुझे वो राजकमल जहाज साहब की जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ थे, उनकी एक बात याद आती है कि उन्होंने ये कहा था कि बैज ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ अ बैज ऑफ ऑनर फॉर द जर्नलिज्म। आज की जो हमारी जो सारी जर्नलिज्म है, वो लाइक्स एंड रीट्वीट्स पे आके अटक गई है। बिल्कुल। जितना इस पे आके अटक चुकी है। चंद लाइनें लिखने के काबिल नहीं हमारे नौजवान, तो हमारे वो जो हैं वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट बन के खड़े हैं। मैं कि हर एक को इसमें के कैटेगरी में नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे हैं, मैं उनसे बिल्कुल उनसे मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि जर्नलिज्म के एथिक्स को पढ़ लें। जर्नलिज्म की जो है वो डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि जर्नलिज्म जो है वो हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत जमहूरियत का एक अहम हिस्सा है, एक अहम पिलर है, जिसके ऊपर पूरी जमहूरियत टिकी होती है। अगर ये डगमगा जाएगा तो पूरी की पूरी जमहूरियत जो है वो डगमगा जाती है। वो एक स्टैंड स्टिल नहीं रह सकती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि वो जर्नलिज्म के एथिक्स को समझें। एथिक्स जो होता है वो सच के ऊपर आधारित होता है। जर्नलिज्म वेव के साथ नहीं चलता है। जर्नलिज्म टीआरपी की बात नहीं करता है, लाइक्स एंड रीट्वीट्स की फ़िक्र नहीं करता है, हमें कितना पसंद करती है सरकार इसकी फ़िक्र नहीं करती है। वो ये देखती है कि हमें हक बात करनी है, अवाम की बात को ज़ोर-शोर और पूरी कुव्वत के साथ जो है वो सरकार के सामने रखना है। ये हमारी जर्नलिज्म का काम है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है अफ़सोस की बात ये है कि ये ही जर्नलिज्म का जो एथिक्स था, वो कहीं खत्म हो चुका है। अब मैं इसको बिल्कुल प्रिसाइज़ली एक लाइन में खत्म करने वाली करूँगा कि जर्नलिज्म जो आज का जर्नलिज्म बचा हुआ है, ये विदाउट सोल है। इट इज़ अ बॉडी विदाउट सोल। और जो बॉडी विदाउट सोल होती है, यानी उसके अंदर रूह नहीं बाकी होती है, तो समझ लो कि वो बॉडी ना किसी को नफ़ा पहुँचा सकती है, ना किसी से नफ़ा हासिल कर सकती है। तो ये हालत हमारी जर्नलिज्म की हो चुकी है, क्योंकि वो सोल जो वो एथिक्स हैं, वो कहीं न कहीं खत्म हो चुके हैं, उस बॉडी से निकल चुके हैं, जर्नलिज्म से निकल चुके हैं। तो लिहाज़ा अगर एक सोलफुल जर्नलिज्म चाहिए,
सोलफुल जर्नलिज्म चाहिए तो उसके अंदर एथिक्स का होना बहुत बहुत लाजमी है। अदरवाइज ये जर्नलिज्म नहीं है। ये अदरवाइज इसे हम कुछ और नाम अपीजमेंट का नाम दे सकते हैं, इसे हम माउथ पीस पर्टिकुलर पार्टी या गवर्नमेंट का दे सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से जर्नलिज्म नहीं हो सकता। ये जी अयाज साहब, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। अभी अताउल्लाह नियाज़ी साहब के पास में आऊंगा। अताउल्लाह साहब, जर्नलिज्म को एक्सप्लेन किया है मुगल साहब ने, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस वक्त अगर हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें, हर खास वो आम जो है ये गुहार लगा रहा है कि 4G 4G 4G। तो अब ये कब तक ये जी इन लोगों को के जी, ये जी इन लोगों के जी, मेरे कहने का मकसद है जो अवाम ने चुनी हुई सरकारें हैं उनके फंडामेंटल राइट्स जो है वो गसब कर रहे हैं। किसी भी नाम को ले लो आप, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स की बात अगर हम करें वो भी गसब किए जा रहे हैं। बिजली पानी वो तो दूर की बात है, रोडें दूर की बात है, लेकिन 4G कम से कम अभी जो है रिस्टोर होना चाहिए था। आप इस पर नजर डालेंगे? देखिए, ये भी एक प्रिविलेज है कि मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और इंटरनेट का सही इस्तेमाल है, तभी आपसे इस बेहतर तरीके से जुड़ पाया हूँ। आप वहाँ के हालात देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग नाजरीन हैं को मैं आज। ये याद कराता चलूं कि अताउल्लाह नियाज़ी साहब, मुझे लगता है आप अभी हैदराबाद से बात कर रहे हैं। जी, मैं हैदराबाद में हूँ हाँ, और तभी आप मेरे पास एक हैदराबाद से बात प्रिविलेज। करें तभी हमारा जो नेटवर्क है वो इनके इसके साथ बराबर राब्ते में है जी। जी, तो आप अभी ये देख लीजिए कि मेरे पास जो नेटवर्क है मैं हैदराबाद में बैठ के किस बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ और वहां के लोगों पे इस चीज का क्या असर हो रहा होगा। और आप स्टूडेंट जितने भी लोग हैं वो घरों से जो इस लॉकडाउन के बाद जो जितने भी लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी या बाकी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से वापस जा चुके हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप डिजिटल तरीके से आज क्लास को अटेंड करिएगा। सवाल ये बनता है कि जब आपने इंटरनेट बंद किया हुआ है तो इंटरनेट बंद करके आप इस 2G पे किस तरीके की क्लासेस उनको देना चाहेंगे, कौन सी एजुकेशन आप किस तरीके से उनको प्रोवाइड करेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल बनता है। और दूसरी चीज कि इंटरनेट बंद करना हुकूमत का कहीं ना कहीं कोई इसका जवाब बनता ही नहीं। आप पहला डिसीजन लिया, पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया, उसके बाद इंटरनेट बंद करके फिर एक डिसीजन ले लिया। इस वक्त जब कोरोना की वजह से ये लॉकडाउन था उसमें दूसरा डिसीजन ये लिया गया। तो आज जम्मू कश्मीर का हर स्टूडेंट, हर एक तबका एक ही मांग कर रहा है कि आज जब हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, बाकी कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं, इस तरीके की बातें करती हैं, तो हमारी कामयाब कैसे होंगी जब तक हम अगर अपना इंटरनेट बंद कर देते हैं। और दूसरा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बड़े बड़े मैसेज आते हैं थ्रू सोशल मीडिया या मीडिया देते हैं, तो लेकिन वो पब्लिक तक पहुंचेंगे कैसे? जम्मू कश्मीर की आवाम को अगर आज डॉक्टरों की बहुत सारी बात आ रही थी कि डॉक्टर्स ने एक लेटर भी लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि अगर हमें WHO की नई कोई प्रिकॉशंस या कुछ नई उनका जो सीखना होगा तो हम तक किस तरीके से पहुंचेंगे जब तक आप इंटरनेट को बंद करके रखेंगे। तो मैं आपके माध्यम से आप आज यहाँ से अपील करता हूँ सरकार से कि एटलीस्ट आप जो ये लोगों का जो राइट टू यूज इंटरनेट है आप उसको कहीं ना कहीं बहाल करें। अदरवाइज आप किसी भी अपने मकसद में जो है वो कामयाब होने वाले नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सफर करने वाले लोग हैं इसमें तो स्टूडेंट्स लोग हैं, क्योंकि वो आज जो है वो पता नहीं अब कोरोना वायरस की वजह से कब तक उनका जो है क्लासेस बंद रहेंगी, तो वो लोग आज तालीम कैसे हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत कि जिसमें पहले स्कूलों का ये हालत था कि 5-6 महीने वहां पे स्कूल जो है वो बंद रहते थे। आज बहुत सारे जो ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन वो 2G पे एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोई भी बात हो नहीं सकती, वो 2G पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें इस चीज को, ये लोगों की एक हक डिमांड है जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए। बाकी भी जितनी भी डिमांड है सरकार उन पर तो गौर नहीं कर रही, लेकिन ये एक बेसिक डिमांड है जिस पर तमाम JNK की पॉलिटिकल पार्टीज को और बाकी यूथ को भी इस वक्त आवाज उठाने की जरूरत है कि एटलीस्ट 4G को जो है वो बहाल किया जाए इस दौर अयाज, हाँ अयाज साहब, अयाज मुगल साहब मैं आपके पास आऊंगा। मैं बात करूंगा क्योंकि वक्त बड़ा कम है, 9 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है। मैं आप ये एक्सप्लेन यानी कंसाइज एक्सप्लेन करेंगे कि खिता पीर पंचाल की, अगर इस वक्त मैं स्पेशली बात करूंगा खिता पीर पंचाल को, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां के रहने वाले हैं। आज तक हमें झंझोड़ा गया है, नचोड़ा गया है, गुज्जर और पहाड़ी के नाम पर लड़ाया गया है और वहां जो है कुर्सियां संभाली गई हैं। इस वक्त आपको खिताए पीर पंचाल की जो आवाम है, एज ए यूथ आपने क्या मैसेज देना है कि आपने अगर डेवलप होना है तो वहां इस वक्त क्या करना है? बहुत अहम है इस बात को समझना। मैं लीडर्स को कोसने से पहले मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि लीडर्स जो हैं वो समाज की अक्कासी होते हैं।
हम जी। जिस तरह के समाज की तामीर करते हैं, हमें लीडर्स वैसे ही मिलते हैं। लीडर से जी। आसमान से उतर कर नहीं आते हैं, वो हम लोगों में से उभर के निकल के आते हैं। जिस जी। समाज की तामीर हम करते हैं, उसी को वो आगे हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी को आगे हमें जो है अपना रिप्रेज़ेंट करते हैं, हमारी अक्कासी करते हैं। तो अगर सबसे पहले ये अवाम को और लोगों को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर उनकी डिमांड क्या है? उनको आखिर अपनी डेवलपमेंट की जो जो है राह है वो किस तरफ लेके जानी है। क्योंकि आज तक ये हमें देखने को मिला है क्योंकि हमारी खासकर बिलख़ुसूस पहाड़ी अपना राजौरी पुंछ को और बिलख़ुसूस हमारे जो सरुनकोट है, मेंढर है और पुंछ की बात कर लें। इसी तरह से हम अपने राजौरी और थन्ना मंडी और बाकी जो जगहों की बात कर लें बिलख़ुसूस तौर पे, हमने ये देखा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लें, किसी की भी पॉलिटिकल की बात कर लें, उन्होंने हमारा जो है सवाल किया है, हमें जो है वो बाँटा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने हमें बाँटा है और दूसरे ने हमें जोड़ा है, ऐसा कोई नहीं हुआ है। आप देख लीजिए कि सुरुनकोट में हम जब पहाड़ी गुज्जर की बात करते हैं, तो उस वक़्त कौन गुज्जर की तरफ खड़ा है और कौन पहाड़ियों की तरफ खड़ता है, और यही हालात आप जब मेंढर की तरफ चले जाएँगे तो आप खुद देख लेंगे कि वही जो सुरुनकोट में गुज्जर की तरफ खड़ा है, वही मेंढर में पहाड़ियों की तरफ खड़ा है। यही ये बिल्कुल, हाल है नोट हमारा। नोट और करने अगर वाली यही बात है ये। और यही चीज़ देखिए कि वही चीज़ हमें अगर देखेंगे तो राजौरी में हमारे वो क्या मिल रहा है, तो आप देख लीजिए कि यही लोग जो हमें एक जगह पर किसी एक खित्ते को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खतरे में डाल करके हमसे वोट ले रहे हैं, वही दूसरी कम्युनिटी को दूसरी जगह पर वो उसी को खतरे में डालकर वोट ले रहे हैं। यानी आप ऊपर से एक हैं, आपने ऊपर से एक ही तरह का सिस्टम बना के रखा हुआ है, आप एक ही तरह आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं और नीचे आते हैं तो हमें बाँट देते हैं। और ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती थी। हम लोगों की ये कमज़ोरियाँ हैं कि हम लोगों ने हमेशा ये किया है कि पहाड़ी गुज्जर खतरे में है। हमने डोगरा कश्मीरियों के नाम पर रियासत के 2 फाड़ कर दिए। हमने गुज्जर पहाड़ियों की अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर इतना ज़्यादा हमने जो है वो जो है मुखालफत खड़ी कर दी कि हमने डेवलपमेंट के मुद्दे ही बोल गए। जैसे ही 5 साल का या 6 साल का वक़्त गुज़रता है, तो हमें पहाड़ी खतरे में और गुज्जर खतरे में याद आ जाता है। लेकिन इस दौरान बिल्कुल। में हमने कभी नहीं पूछा कि भई देखिए हमारे इलाके के स्कूलों की हालत क्या है? अस्पतालों की हालत क्या है? सड़क, बिजली, पानी की हालत क्या है? हमारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होते हैं, जिसे हम फोर्स्ड माइग्रेशन कहते हैं। वो अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। यानी इसीलिए हमने वोट दिया था। इसीलिए हम वोट देते हैं इनको कि आप हमें जम्मू से दीगर जगहों पे हमारे अपने बच्चों को जो है वो अखराजात जो है अपनी मेहनत और मज़दूरी करके, मशक्कत करके अपने बच्चों को पढ़ाएँगे। हमें ज़रा-सी अगर बुखार भी होता है तो हमारे पुंछ के अस्पताल से उसको रेफ़र कर दिया जाता है जीएमसी में। तो वो एक तरह से बिल्कुल। रेफ़रल हॉस्पिटल के तौर पर खड़ा हो चुका है। सुरुनकोट के अस्पताल की आप देख लीजिए कि वहाँ पे अगर जो इंसान बीमार है वो तो बीमार है, उसका अटेंडेंट उससे ज़्यादा बीमार हो जाता है। ये हालत है बिल्कुल। हमारे अस्पतालों की। हमारी सड़कों पर अगर चलेंगे, तो हमारी सड़कें जो हैं, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे 10 मिनट का फासला होता है, हमें 1.5 घंटा लग जाता है। हमारी ये हालत है हमारी सड़कों की। आप देख लीजिए हमारे स्कूल बिना छत के चल रहे हैं। अगर छत है तो टीचर नहीं है, टीचर हैं तो हमारे पास लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज़ नहीं है। अगर वो स्कूल हैं भी हैं तो वो आ नहीं रहा है, और आ नहीं रहा है तो उसको पूछ कोई नहीं रहा है। क्योंकि हर एक की पॉलिटिकल एफ़िलिएशन है। वो किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर को वहाँ पे आके सीईओ या हमारे ज़ेडीएस को फ़ोन करवाते हैं कि भाई ये हमारा आदमी है। हम इस तरह की जो है तामीर चाहते हैं। हम इस तरह की जो है वो हम इससे हमारी डेवलपमेंट होगी। ये लीडर्स की अब जो है इनको अपना चेहरा, अपने गिरेबान झाँकना पड़ेगा और अवाम को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर आप वोट किस बात पे देंगे? क्या इसी बात पे आप वोट देंगे? कि हमारे जो है हमारे गुज्जर खतरे में हो, पहाड़ी खतरे में है? मैं कहता हूँ कि इस अवाम को कोई हक नहीं बनता ऐसे लीडर से सवाल करने का, जब तक कि वो डेवलपमेंट के नाम पर हमारे स्कूल, एजुकेशन, अस्पताल और ये रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों के नाम पर जब तक वोट नहीं देते, इनको कोई हक नहीं बनता है। हमारे लोग इतने ज़्यादा जो है वो बेवकूफ़ भी हैं। मैं बड़ी माज़रत के साथ ये बात कहूँगा और ज़िम्मेदारी के साथ भी ये कहूँगा कि हम लोगों की हैसियत इस तरह की पहुँच चुकी है कि हम लोग बदनाम हो चुके हैं कि हम शायद कुछ चंद रुपयों पे बिक रहे हैं। ये हमारी बिल्कुल। हैसियत बन चुकी है। अगर हम इसी तरह से अपने आप को बदनाम करते रहेंगे, तो हमें ये कहा जाता है कि आप तो छोड़िए, आपकी हैसियत क्या? ₹500 में बिकने वाले लोग हैं। क्या यही हमने औकात दिखानी है अपनी? अगर इसी तरह बिकते रहेंगे तो हमारे लोगों ने अपने बच्चों का फ्यूचर 500 में बेचा है। हम लोगों से तक इसी करना है हमने। हमने अपने हेल्थ के सिस्टम जो है वो 100-100 रुपए में बेचे हैं। आटे के एक बोरी पर बेचे हैं।
बड़ी तल्ख में बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। हम लोगों ने 500 के ऊपर बैत कर दिया किसी लीडर के ऊपर। कुरान को हमने इस तरह से इस्तेमाल किया है वहां अपने इलाके में कि जिस तरह से हमने शायद कोई दीन की बहुत बड़ी खिदमत करने वाला एक शख्स आ गया है, कुरान के ऊपर कसमें खाकर हमने ये जो है वो अपने कुरान की भी बेहुरमती की है, और हमने जो है वो सियासत को भी जो है उस सियासत के अंदर उसको हमने कुरान का इस्तेमाल किया। ये हमारी हालत है। बड़ी तल्ख जो है मेरी ये बात है। शायद मैं आवाम से भी मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा, लेकिन ये तल्ख है, इसको आपको इसको लेना पड़ेगा। ये एक जो है वो अयाज साहब से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। न्याजी साहब आपके पास में आऊंगा, उससे पहले मैं ये कहूं कि जैसे न्याजी साहब ने बोला है कि आवाम जो है हमारी खिता पीर पंजाल की आवाम ये मासूम है, बिल्कुल। तो मैं आवाम से यही कहना चाहूंगा कि आपको लीडरशिप को समझना होगा, अपने लीडर से सवाल करना सीखना होगा कि आप हमारे पास आए, जी बिस्मिल्लाह, आप हमें बताइए कि आपने अपने इक़्तिदार में क्या किया। मुझे लगता है ये चीज सवाल करनी। मैं अताउल्ला न्याजी साहब, मैं इसी पे अपने पास आऊंगा। मुगल साहब मैं आपके पास आऊंगा। न्याजी साहब मैं आपके पास इसी पॉइंट से आऊंगा कि क्या हमारे जो मासूम लोग हैं, बिल्कुल अनजान लोग हैं, सियासी हथकंडों में आ जाते हैं, जिसने 4 मीठी बातें की उसी के हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आपकी जबान से ये सुनना चाहता हूं, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे थोड़ा तलख हो के अपने हक के लिए अपने लीडर से सवाल करें। देखिए, सबसे पहली चीज कि जो खिताए पीर पंजाल है उसमें हम पहली जनरेशन होगी जो एजुकेशन की तरफ आई है, या फिर बहुत रेयर केसेस में ऐसा हुआ कि सेकंड जनरेशन जो है वो एजुकेशन की तरफ आई है। अब जो ये एजुकेटेड क्लास है, इसके कंधों पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि ये लोगों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंच के उनके हकूक बताए कि आपके हकूक क्या है, और वोट की वैल्यू समझाने की जरूरत है। मैं एक चीज कोट करूंगा यहाँ पर, एसवाई कुरैशी साहब एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने एक बार एक तकरीर में कहा था कि ये अपनी वोट की वैल्यू बताते हुए उन्होंने ये चीज कही थी कि एक बार कोई एमपी इलेक्शन लड़ रहा था और वो एक वोट से हार गया। 3-4 बार काउंटिंग करवाने के बाद भी उसको जब तसल्ली ना हुई, तो उससे जब इलेक्शन कमीशन ने जब जो वहां पे था जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा था, उसने पूछा कि क्या मसला है, तो उसने ये कहा कि जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन मेरी बीवी और बेटियां जो है किसी मंदिर में मेरे इलेक्शन जीतने के लिए पूजा करने के लिए चली गई। तो ये वोट की बेसिकली वैल्यू होती है, एक वोट की। ये अवाम को समझाने के लिए, ये अवाम तक पहुंचाने के लिए यूथ के कंधों पे और एजुकेटेड लोगों के कंधों पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो अवाम तक जाएं, उनको जाकर वोट की वैल्यू बताएं कि आपको किस लिए वोट देना है, आप क्यों लीडर्स को चुनते हैं, आप किस लिए वोट कास्ट करते हैं, इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। मुगल साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि हमें इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो गुजरों की मुखालिफ हो जाती है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर मैंडर में जाएगी तो वो वहां पे जाके गुजरों की हमदर्द बन जाएगी। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो गुजरों की हमदर्द है, मैंडर में जाकर वो गुजरों के मुखालिफ हो जाएगी, राजौरी में जाके वो गुजरों के मुखालिफ हो जाएगी। हमें इस चीज को समझना है। बेसिकली ये जो खतरा लास्ट में इलेक्शन में मंडराता है, बेसिकली किसी अवाम को खतरा नहीं है, क्योंकि खतरा टालने वाला और खतरा देने वाला भी सिर्फ अल्लाह की जात के बगैर कोई नहीं है। बेसिकली जो खतरा होता है वो सिर्फ इन पॉलिटिकल लीडरों को होता है, क्योंकि तब अगर ये उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर लोगों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे। आज हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आवाम तक पहुंचे, उनको वोट की वैल्यू बताएं, उनको जो पॉलिटिकल अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम लोगों तक पहुंच के उनको बताएं कि आपके हकूक क्या हैं। इस तरीके से इलेक्शन लड़े जाते हैं। जब आपका लीडर आपके पास वोट मांगने आए, आप उसका विजन पूछें, आप उसका मैनिफेस्टो पूछें। क्योंकि मैं एक मिसाल लेना चाहूंगा, आज जो राजौरी पुंछ के या खिताए पीर पंजाल के जितने भी लीडर जो आज गुजरों के रहनुमा बनते फिरते हैं, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पे एक ने भी आवाज नहीं उठाई। इससे बड़ी ज्यादती उन गुजरों के लिए क्या हो सकती है, अगर आप उस पर गुजरों के हकूक पे उनकी आवाज नहीं उठाएंगे। आसिफा एक बच्ची थी 8 साल की, जिसके साथ इतनी जुल्म तशद्दुद हुआ, इतनी ज्यादती हुई, एक भी जम्मू कश्मीर का, एक भी हमारे मतलब उस वक्त में इतने एमएलए होने के बावजूद भी गुजर कम्युनिटी के एक ने भी आवाज नहीं उठाई कि आप उस बच्ची के हकूक के लिए आवाज उठाएं। तो इससे बड़ी बदनसीबी हमारे लिए क्या हो सकती है, और इसको आवाम को समझने की जरूरत है कि ये लीडर बेसिकली किसी के नहीं होते तब तक, जब तक आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे। और जब जरूरी नहीं है, अगर आज हम सवाल खड़ा करते हैं या कोई भी नौजवान उठ के सवाल खड़ा करना है, तो अगर वो कोई पहाड़ी होगा गुजर से सवाल करेगा, उसको बोलेंगे कि ये खराब आदमी है इसीलिए गुजर को टारगेट कर रहा है। तो अगर गुजर होगा पहाड़ी किसी लीडर को, वो अगर सवाल पूछेगा अपने हकूक के, तो उसको ये कहा जाता है कि ये एंटी पहाड़ी है इसलिए उनको सवाल कर रहा है। इस चीज को आवाम को समझने की जरूरत है, और हमें भी ये आवाम तक पहुंचाने की जरूरत है कि जहां बात हमारे हकूक की आए
हमें अपने हकूक पे आवाज उठानी चाहिए। हमें उन लीडरों को जब वो वोट मांगने आए हमें पूछना चाहिए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, और उसके बाद अगर आप उनको वोट देते हैं तो ठीक है, लेकिन जब जब वो अपने मैनिफेस्टो पे अपने वादों पे काम नहीं करता है तो आवाम का ये हक बनता है कि आवाम उनसे सवाल पूछे। और जर्नलिस्ट जो आज हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी ये भी है कि आज हम जर्नलिज्म पे बात कर रहे हैं, तो हमारी एक ये सबसे बड़ी बदनसीबी है कि हमारी कम्युनिटी, हमारे जो खता पीर पंजाल की कम्युनिटी, हम जो लोग हैं, हम में से कितने अच्छे जर्नलिस्ट पैदा हुए हैं। तो आज वक्त की जरूरत है कि हम अपनी कम्युनिटीज में से, हम अपने इलाके में से कुछ लोगों को जर्नलिज्म की तरफ लाएं, उनको आके बताएं कि ये जर्नलिज्म के एथिक्स हैं, आपको इन पे वर्क करना है, इस तरीके से जर्नलिज्म होता है। तभी हम आवाम की आवाज बन सकते हैं, तभी जाके एक बेहतर सवाल खड़ा हो सकता है, तभी जाके हम एक डिस्कोर्स खड़ा कर सकते हैं इस चीज के खिलाफ। तो ये बिल्कुल आवाम अताउल्ला साहब, मैं आपको फिर से रोकूंगा माजरत के साथ, क्योंकि आपका नेटवर्क अच्छा है, मुझे लगता है हमारा राब्ता बना रहेगा। और हमारे जी साथ जरूर। अभी जर्नलिस्ट अवैस मंसूर जुड़ चुके हैं। अवैस साहब, आपका खुशामदीद है प्रोग्राम में। और हमारे साथ मोहम्मद फरीद साहब भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जो माइक है उसमें बैक साउंड में प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है कि वो उसको दुरुस्त करेंगे। तो अवैस साहब, मैं टू दी पॉइंट में चैनल हेड से ये गुजारिश करता हूं कि मुझे 15 मिनट और दे दिए जाएं, क्योंकि डिबेट का मकसद ही तब है, मेरी डिबेट में और नेशनल टीवी की डिबेट में यही फर्क है कि इसको कंक्लूड करके खत्म करें। तो मेरी चैनल हेड से गुजारिश है कि मुझे 10 से 15 मिनट और दिए जाए, ताकि मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उन तक भी पूरी बात पहुंच पाए, और जो मेरे मेहमान हैं वो भी अपनी बात रख सकें। अवैस साहब, मैं आपके पास आऊंगा टू दी पॉइंट के जर्नलिज्म के हवाले से अगर बात करें। अभी हमारी पहली भी डिबेट चल रही थी, सिर्फ मैं इस वक्त आपसे शॉर्ट में ये चीज पूछना चाहूंगा कि जर्नलिज्म के एथिक्स क्या है, एक जर्नलिस्ट को कैसे गैर जानिबदार होकर काम करना चाहिए। 2 मिनट में आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं खास आपको सुन भी नहीं पा रहा हूँ, आवाज कट रही है थोड़ी, लेकिन जो कुछ मैं आपसे समझ पा रहा हूँ उसके जो है जवाब में यही चीज है कि जर्नलिज्म के एथिक्स की जहां तक बात है, तो जर्नलिज्म जो है एक सोशल वर्क की तरह है, समझ लीजिए। अगर आप थैंक यू। जर्नलिस्ट एक मिनट अवैस जी, थैंक यू सो मच। हमारे जो चैनल हेड हैं उन्होंने मुझे परमिशन ग्रांटेड किया, थैंक यू सो मच, मैं शुक्रगुजार हूं चैनल का। जी जी जी, मैं सुन नहीं पा रहा जी। मैंने चैनल हेड का शुक्रगुजार किया कि उन्होंने मुझे परमिशन दी है प्रोग्राम कंटिन्यू करने की, टाइम बढ़ाने की। थैंक यू जी चले, अवैस साहब। ठीक ठीक, ठीक है। मैं जहां तक एथिक्स की आपने बात की, तो एक देखिए, वॉलंटरली और एक सोशल कॉज है, एक जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जर्नलिस्ट का जो है एक रोल, बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। चाहे वो छोटा जर्नलिस्ट है, चाहे वो बड़ा जर्नलिस्ट है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अभी स्टेटस क्या है, अभी जो चल रहा है मौजूदा दौर में, जो कुछ हम देखने को मिल रहा है, कहीं कुछ जर्नलिस्ट ने जो है एक झंडा उठा रखा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी का उनके माउथ पीस हैं। कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के माउथ पीस हैं। कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो अपने जो है जाती मुफाद के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। एक ब्रेड बटर वाला सिस्टम जो है वो हो गया है। बल्कि ये सोशल कॉज है, सोशल वर्क है। लेकिन अगर हम बात करें इस टाइम जर्नलिज्म जो इस तरह का जो है चल रहा है, तो ये किसी भी तरह से जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी नहीं है। जर्नलिज्म इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। आप लोगों की आवाज बनने चाहिए, जो लोग जो है, जो लोग बेआवाज है, जिनकी आवाज नहीं है, जो देख नहीं पाते, जिनकी आंख मेरा राब्ता जो है अवैस से मुनक़ता हो चुका, उम्मीद है कि जल्दी जुड़ेंगे। जी न्याजी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अवैस, 1 मिनट में अवैस को फिर से लेता हूं, क्योंकि नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं उम्मीद करता हूं कि अवैस जो है वो जुड़ेंगे, फिर से जल्दी से जुड़ेंगे। तो तब तक न्याजी साहब मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात को मुकम्मल आगे रखेंगे। देखिए, सबसे बुनियादी दो ही चीजें होती हैं किसी भी मुल्क की या किसी भी इलाके के हिसाब से। आप उसको देखेंगे, सबसे पहली चीज है कि वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम या जो जी बेसिक फैसिलिटी है, जिनमें खाना पीना या रहने की बात आती है। तो जम्मू कश्मीर में मतलब मेजोरिटी ऐसे लोगों की है कि जिनके पास अपने खाने पीने का या रहने की जगह कहीं ना कहीं है। खिताई पीर पंजाल में भी लोगों के पास है। लेकिन उसके बाद एक चीज आती है कि आप हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है खिताई पीर पंजाल का, उसकी हालत देखिए। इस वक्त कोरोना वायरस के वक्त में भी अगर पुंछ में अगर किसी को ऐसी कोई सस्पेक्टेड केस आता है, उसको भी हमें रेफर करना पड़ता है राजौरी के लिए या कहीं और के लिए। या कोई भी अगर नॉर्मल केस भी आ जाएगा, उसको हमें जो है पुंछ से रेफर किया जाता है जीएमसी में या बाकी जगहों में। तो इन चीजों को आवाम को समझने की जरूरत है। दूसरा मसला आता है एजुकेशन का। तो आप एजुकेशन का हाल देख लीजिएगा, हमारे स्कूलों की जो गवर्नमेंट स्कूल है, क्योंकि वहां पर
जो मेजोरिटी लोगों की ऐसी है कि जो प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वहां से अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें। तो वो लोग अगर जो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल की आप हालात देख लीजिएगा, वहाँ के टीचर स्कूल नहीं जाते हैं, अगर कोई जाते भी हैं जहां पर तो वहाँ का जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है। अमूमन आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूलों में बाहर ग्राउंड्स में पहाड़ों में बैठ के जो है वो क्लासेस जो है लेते हैं, तो या टीचर्स नहीं जाते हैं। तो इन चीजों को आवाम को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बेसिक जरूरियात हैं, क्योंकि आपको आपकी आने वाली नस्ल का जो है वो फ्यूचर देखना पड़ेगा, आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल देखना पड़ेगा कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। नहीं तो कल आने वाली नस्लें आपसे उठ के सवाल पूछेंगी कि आपने कैसे रहनुमाओं को चुना था, कैसे लीडरों को चुना था। तो ये चीज नौजवान जो है आवाम तक ले जा सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं कि आपको इन चीजों पर जो है आप किसी भी लीडर को चुनना है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वोट करना है, वो इन बेसिस पे करना है। वरना हमारे साथ वही होता रहेगा जो 70 सालों से होता रहा। मैंने पहले भी कोट किया था एक चीज कि एक पुरानी कहावत थी कि हम कश्मीर को देंगे फंड, जम्मू को देंगे कॉन्ट्रैक्ट और राजौरी पुंछ को देंगे मीठी मीठी बातें। और 70 सालों से सिवाय मीठी बातों के हमें कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि जो अभी मेडिकल कॉलेज आया इतना लड़ने के बाद वो जो है राजौरी में दिया गया। आप कोई बाकी जो एजुकेशन सेक्टर है आप उसकी हालत देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, हेल्थ का सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, रोड हमारी की जो है हालात देख लीजिएगा वो कैसे हैं। और लास्ट में अगर कोई उन पर सवाल पूछता है उसको गुजर और पहाड़ी के बीच में डिवाइड करके उस चीज का फायदा पॉलिटिकल लीडर ले जाते हैं। लेकिन आज अवाम को इस चीज को समझना पड़ेगा, गुजर पहाड़ी के मुद्दे से ऊपर उठिए, आज अपने हकूक की बात करिए कि आपके राइट्स क्या है, वहाँ के ट्राइबल्स के राइट क्या है, वहाँ के पहाड़ियों के राइट क्या है। उन पे आप किसी भी जो भी कोई पॉलिटिकल लीडर उस चीज पे वर्क करना चाहे, जो आपके साथ वादा नियाजी करे। साहब माजरत के साथ आपको मैं मैं फिर से मैं रोकूंगा। एक मिनट में अपनी बात मुकम्मल करूंगा कि जो भी लीडर जी। इन चीजों पे काम करने के लिए तैयार हो उस लीडर को आप चुने, और उसके बाद अगर वो अपने उन वादों पर खरा नहीं उतरता है तो आवाम का यह हक बनता है कि आवाम उनसे सवाल करे। जी अवैस मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात को आगे मुख्तसरन कंटिन्यू रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया महमूद साहब। बात जर्नलिज्म की हो रही थी और इसके एथिक्स और प्रिंसिपल्स की हो रही है। एक प्रिंसिपल्ड लाइफ जो है हर आम आदमी के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक जर्नलिस्ट के लिए है। बराबर का एक प्रिंसिपल्ड जिंदगी जीना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रिंसिपल्ड होंगे तो आपके जो आसपास के लोग होंगे, ना ही उनको आपसे कोई नुकसान होगा, ना ही आपको उससे जो है आप उनको कोई तो तकलीफ पहुंचाएंगे। लेकिन अभी का जर्नलिज्म जो आप देख रहे हैं, अभी के जर्नलिज्म ने जो है एक इस तरह का क्योस क्रिएट किया हुआ है सोसाइटी के अंदर कि अगर आप शाम को बैठ के 1 घंटा टीवी देखते हैं और आप टीवी देखने के बाद आपको यह महसूस होता है कि शायद कोई जंग चल रही है और टीवी की वॉल्यूम ज्यादा है और बाहर के बम और गोलियां जो है वो मुझे सुनाई नहीं दे रहे, तो उस तरह का माहौल जो है जर्नलिस्ट ने जो है क्रिएट किया हुआ है। बाकी जो है आप स्पॉन्सर्ड जर्नलिस्ट, माउथ पीस जो जर्नलिज्म है, ये जो है हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी थ्रेट है। मैं समझता हूं टेररिज्म से कहीं ज्यादा बड़ी थ्रेट जो है इस तरह का जर्नलिज्म है, जो माउथ पीस है एडमिनिस्ट्रेशन का और अथॉरिटीज का, और जो लोगों की आवाज को दरकिनार करके जो है अपने आप को जो है एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया और सरकारों के जो है दरवाजे पर रखता है। जी हाँ अवैस साहब, मैं आपको रोकूंगा यहाँ। मुझे कोई सैयद इफ्तिखार जाफरी साहब लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सहाफती फराइज क्या होने चाहिए, इस पर एहसन तरीके से अवैस साहब ने बताया, लेकिन सबसे पहले सहाफियों को दरपेश मसाइल पर भी गौर करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है आप इनकी रहनुमाई करेंगे। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं। देखिए, सहाफियों को दरपेश मुसीबतें जो है हम बिल्कुल इससे वाकिफ हैं। मुसीबतें तो हैं, एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर नहीं है। एक जर्नलिज्म का एक जो है लॉबीज बनी हुई है। आप स्मॉल स्केल पे देखिए, बड़े बड़े लार्जर लेवल की बात नहीं करेंगे, स्मॉल स्केल्स पे जो है सहाफियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी चीजों का जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस शोबे के अंदर हैं तो आपने इन मुसीबतों को जो है खुले सीने के साथ, 56 इंच के सीने के साथ जो है इनको फेस करना है। आपने जो है अवाम के लिए ये इनिशिएटिव, आपने कलम जो है अवाम के लिए उठानी है, और अगर आप उठाते हैं तो फिर आपने वो कलम को रोकना नहीं है, चाहे हालात कैसे भी। जी अवैस, बहुत रहनुमाई की बहुत बहुत शुक्रिया से। इस वक्त मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज है लोगों के लिए, आपको क्या मैसेज है कि किस सहाफत को देखें, कौन सी सहाफत उनके लिए इंटरेस्टेड है। कुछ सहाफी ऐसे भी हैं, जैसे मैंने गेस्ट जो हैं, आप मेरे गेस्ट यहाँ बुलाए हुए हैं, और वो उन गेस्ट को जो उनके मेहमान होते हैं उनको ये कहा जाता है आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप सुनिए। ये तमीज मुझे लगता है एक सहाफी में
नहीं है। देखिए ये एक बेसिक है। आप एजुकेशन जब बात करते हैं तो एजुकेशन की डेफिनेशन आप सिंपलेस्ट जो है फॉर्म है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जी मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, आपकी एजुकेशन जो है आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करती है। और जब जी कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा जर्नलिस्ट इस तरह से बिहेव करता है, वो ये साबित करता है कि मैं एजुकेटेड नहीं हूं, मैं एक जाहिल आदमी हूं, मैंने एजुकेशन ली नहीं, और अगर जो कुछ मैंने देखा सीखा है वो बस नाम की एजुकेशन है। बाकी आपके जो एजुकेशन से मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है वो तो हुई नहीं, क्योंकि आप साबित कर रहे हैं, आप जिस तरह के अल्फाज, आप जिस तरह की आवाज उठा रहे हैं, आप जिस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप किसी भी कैटेगरी से, अगर आप देखिए आप जर्नलिस्ट, आप किसी भी खाते हैं या किसी भी जो है तरह से जर्नलिस्ट तो होंगे नहीं। जी जी अवैध साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लास्ट में एक छोटा सा मैसेज 30 सेकंड में, कोरोना को लेके पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? देखिए कोरोना जो है एक, ये अभी जैसे सब जानते हैं एक पेंडेमिक है, और इंडिया के अंदर भी जो है काफी, मैं इस बात पे दाद देना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अच्छे जो है इकदाम किए हैं इस सिलसिले में। लेकिन लोगों को जो है प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक चीज है कि आप जो है ओवर रेट ना कीजिए, एग्जेजरेट ना कीजिए सिचुएशन को, प्रिकॉशन लीजिए, बेसिक प्रिकॉशन जो है, डिस्टेंस मेंटेन करिए, साबुन का इस्तेमाल, सैनिटाइजर्स का, ये सब चीजें जो आपको बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेने हैं, और आप इससे जो है वो लड़ पाएंगे। अगर आप किसी भी तरह से या अपने आप को किसी भी तरह से ये समझते हैं कि कोरोना जो है मुझ पे हावी नहीं होने वाला, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मसला यहाँ पे आपका नहीं है, आपकी फैमिली का है। अगर आपको जो है इफेक्ट करता है, आपको इन्फेक्ट करता है, तो आपकी फैमिली समझ लीजिए इन्फेक्टेड है। आपकी फैमिली को इन्फेक्ट करता है तो उनके साथ जुड़े हुए लोग इन्फेक्टेड हैं। ये इस तरह का विशियस सर्कल है जो पूरे के पूरे कुंभों को बर्बाद कर सकता है। उस जिम्मेवारी के साथ कि मुझे हुआ और मैंने से किसी को इन्फेक्ट किया, उस जिम्मेवारी के साथ मुझे नहीं लगता कि जिंदगी गुजारना आसान होगा। अगर इतना ही समझे तो काफी जो है हद तक हमें मदद मिलेगी प्रिकॉशंस को फॉलो करने में। जी अवैध, जेके पहाड़ी खबरनामा के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ अवैध साहब थे जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। मैं नियाजी साहब के पास आऊंगा। जी नियाजी साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, एक तो जो अभी आपने एक जर्नलिज्म पे क्वेश्चन पूछा था, मैं जम्मू कश्मीर के खासकर जर्नलिस्टों को एक मैसेज देना चाहूंगा। शुजात बुखारी साहब एक जी बेस्ट एग्जांपल हैं कि हालात हाँ कुछ भी हो, बिल्कुल। आप उनसे लड़ के उबर के सामने आते हैं तो तभी आपको पहचाना जाएगा, तभी सोसाइटी में आपको जाना जाएगा। तो शुजात बुखारी साहब ऐसे हालात में लड़े, लेकिन उन्होंने एथिक्स वाला जर्नलिज्म किया और अपनी जान दे दी उसकी। दूसरी चीज जी दूसरी चीज अभी कोरोना वायरस पे जो खासकर खिताई पीर बंजाल से बहुत सारी ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट से न्यूज आ रही थी कि लोग बहुत डरे हुए हैं इस चीज। मैं आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहूंगा, ये डरने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जिंदगी और मौत सिर्फ नहीं अल्लाह नहीं की अभी जात के हाथ में है। आपको सिर्फ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। और वो लोग जो बाहर बैरूनी स्टेट से या बाहर वाले मुल्कों से जो वापस आए हैं, मैं उन लोगों से इस चीज की अपील नहीं आ करता हूँ जाए कि वो अंदर लोग आए, आके जाके अपना चेकअप कराएं, मेडिकल चेकअप कराएं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेट करें। अगर इन चीजों में आप तावन नहीं करेंगे तो आप बाकी जो अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, अपनी फैमिली है, आप उसको भी इस चीज का जो इस बीमारी से जो है तो उनको भी नुकसान होगा। तो अब हमको चाहिए कि आज डरने की जरूरत नहीं है। आप सामने आए, अपनी बीमारी, अगर आपको ऐसा सिम्टम कोई लग रहा है कोरोना वायरस का, तो आप आए, अपना चेकअप कराएं और उसके लिए जो है अपना इलाज करवाएं। कोई बड़ी मामला नहीं है। बाकी एक लोगों में ये भी चीज बहुत फैली हुई थी कि जो ये है क्वारंटाइन सेंटर्स में या आइसोलेशन में ले जाकर वहां पर जैसे जेल में बर्ताव किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर जाके जैसा एक हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, उसी तरीके से ये अवाम को समझाने की जरूरत है कि उसी तरीके से आपका भी वहां पर इलाज होगा। सिर्फ 2 4 10 दिनों के लिए या 14 दिनों के, जितनी भी जो गवर्नमेंट ने लिमिट्स रखी है, उतने दिनों के लिए आपको आइसोलेशन में अपनी फैमिली से या लोगों से दूर रहना पड़ेगा। उससे आप अपने आप को भी और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, आप उनको भी बचा सकते हैं। अयाज साहब, जेके पहाड़ी खबरनामा के साथ, अताउल्ला नियाजी साहब, जेके पहाड़ी खबरनामा के साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी टाइम जो मुझे ग्रांट हुआ था वो भी नजदीक पहुंचने को है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज मुगल साहब के पास में आऊंगा अभी। मुगल साहब, लास्ट में पब्लिक के लिए, फिर इंशाल्लाह मुद्दों को हम उजागर करते रहेंगे। टाइम की किल्लत की वजह से मैं माजरत ख्वाह हूं नाज़रीन से भी और आपसे भी, कि टाइम की किल्लत की वजह से टाइम जो है वो उसको वाइंड अप करना पड़ रहा है। मुगल साहब, मैं आपके पास आऊंगा 30 सेकंड में। पैगाम तमाम इंसानियत के नाम के कोरोना के साथ लड़ने में एडमिनिस्ट्रेशन का, हुकूमत का, कैसे उनकी मदद की जाए? देखिए, कोरोना जैसे पेंडेमिक हो चुका है,
इसको बतौर इंसान लड़ने की ज़रूरत है। ये किसी हिंदू मुसलमान को नहीं देखती है और कोरोना से हमें ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब इस तरह की वबा दुनिया पर आती है तो ये ना मज़हब देखती है, ना ये किसी ज़ात को देखती है, ना ये रंग-भेद में फ़र्क करती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान के ऊपर, इंसान की इम्यूनिटी को चेक करती है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। इससे हमें सबक लेने की भी ज़रूरत है, हमें एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है, हमें अपने लोगों का ख़्याल रखने की भी ज़रूरत है, जितना हो सके आइसोलेट रहें, जितना हो सके घर पे रहें। यही सबसे बड़ा इसका इलाज है, यही सबसे बड़ी मेडिसिन है और सीख साथ में इसका लेना है कि हमें सबसे पहले अपने आप को इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से आज पूरी दुनिया जो है, वो एक होकर इस कोरोना वायरस से लड़ रही है, तो हमारे ये तमाम जितने भी मुद्दे हैं, हम अगर एक होकर लड़ेंगे, तो इंसानियत की फलाह और बहबूदी इसी में है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज मुगल साहब जेके पहाड़ी खबरनामा के साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अयाज मुगल साहब, जिन्होंने अपनी बात भी रखी। मेरे और पार्टिसिपेंट भी थे। मैं तमाम मेरे जितने भी मेहमान थे उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना टाइम दिया एक इंसानियत की और पब्लिक की और अपने मासूम लोगों की रहनुमाई के लिए। और मुझे फख्र है कि ऐसे यूथ हमारे साथ हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इसी के साथ इख्तिताम पसीर होता है। आपने मेजबान महमूद ख्वाजा को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। इसी के एक नई उम्मीद के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप देखते रहिए जेके पहाड़ी खबरनामा।